वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं सालगिरह तकरीब में की शिरकत। तलबा ने घुड़सवार दस्ते के तौर पर किया उनका इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रखा संगे बुनियाद। इसरो ने एक बार फिर खला में रकम की तारीख। गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ किया लॉन्च। इसरो चीफ ने किया खुशी का इजहार, कहा TV-D1 के जरिए डेटा एनालिसिस से नई मालूमात आएंगी सामने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की कामयाबी पर दी मुबारकबाद, कहा मेरी नेक तमन्नाएं साइंसदानों के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलिस यादगारी दिन पर कुर्बानी पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को पेश किया खिराज अकीदत, कहा बहादुरी के सच्चे जज्बात की अलामत है उनकी अहदबस्तगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा बहादुर पुलिस एहलकारों के सबब गुज़िश्ता एक दहाई में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नक्सलिज्म के वाक़यात में आई 65% की कमी। मुजवजा राजस्थान असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। बीजेपी ने दूसरी फहरिस्त में अपने 83 उम्मीदवारों के नाम किए जारी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में 33 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। इसराइल हमास तनाज़े के दरमियान इंसानी मदद के लिए खोली गई रफा सरहद। रफा क्रॉसिंग खुलने से जंगज़दा गजा के आम शहरियों को मिलेगी मदद। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें योम तासीस की याद में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूल में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा और मुमताज़ साबिक़ तलबा और आला कामयाबी हासिल करने वालों को स्कूल के सालाना अवार्ड्स पेश किए। काबिल ज़िक्र है कि सिंधिया स्कूल 1897 में कायम किया गया था और ये तारीख़ी किला ग्वालियर के ऊपर वाक़ है। आज का दिन और आज की तारीख एक बार फिर हमारे खलाई शोबे की मजबूती के लिए याद की जाएगी। आज इसरो ने चंद्रयान, सूर्ययान के बाद गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ लॉन्च किया। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर खलीज बंगाल में लैंड कर गया। इस तरह भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम ने गगनयान मिशन के लिए बगैर पायलट की परवास का तजुर्बा कर लिया है। इस मिशन का मकसद खलाई जहाज़ को अलग करने के मुख्तलिफ निज़ामात समेत जहेज़ के ज़ैली निज़ामों और अमले के बच निकलने के निज़ाम की छानबीन और मुज़ाहरा करना है। अगरचे आज सुबह तकनीकी वजूहात की वजह से मिशन की आजमाइश गाड़ी की लॉन्चिंग मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन जल्द ही इसकी इस्लाह कर दी गई और सुबह 10 बजे इसरो ने एक नई तारीख रकम कर दी। 3, 2, 1, 0। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान इंसानी खलाई परवाज मिशन का पहला तजुर्बा कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इसका बुनियादी मकसद महफूज लैंडिंग की जांच करना था। इसरो के सरबराह ए सोमनाथ ने गगनयान TV-D1 मिशन के कामयाब आगाज का ऐलान करते हुए खुशी का इजहार किया। इस कामयाब तजुर्बे के साथ भारत उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो अपने तौर पर एक क्रू खलाई जहाज लॉन्च कर सकते हैं। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TV-D1 mission. इसरो ने इसरो के गगनयान TV-D1 टेस्ट मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसरो को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक पैगाम में कहा यह कामयाबी हमें भारत के पहले इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम गगनयान को हासिल करने के कदम और करीब ले जाती है। इसरो के साइंसदानों को मेरी नेक ख्वाहिशात। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इसरो के गगनयान TV-D1 टेस्ट मिशन की कामयाबी पर इसरो को मुबारकबाद दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कामयाबी के साथ हमने गगनयान के सफर की आखिरी मरहले की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान।
और आज जो प्रशिक्षण हुआ है ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। गगनयान मिशन के TVD-1 टेस्ट पर मिशन डायरेक्टर S शिव कुमार ने कहा कि टेस्ट के दौरान तमाम सिस्टम्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम इसके लिए पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे थे। It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team of ISRO across all centers of VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, HSFC, etc. Thank you all, sir. It was a penance for us for the last 3-4 years, and then we have reached the D-Day today. गगनयान के पहले टेस्ट को लेकर बच्चों में काफी जोशो खरोश है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज में मौजूद बच्चों ने इस पर खुशी का इजहार किया। We are here to see the Gangaleya launch of ISRO. We are in the Satish Dhawan Space Center. It is a trial mission of the ISRO to take a step to send the Indian astronaut to space. It will travel 400 kilometers to the orbit, and it is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will be a successful launch. It will be proud to every Indians. We are so proud to be here, and Chandrayaan-3 is also a successful rocket, and we hope this rocket is also be a successful. I am very interested to see launching of Gaganyaan. I like space science. पुलिस यादगारी दिन पर वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पुलिस एहलकारों की पहम वाबस्तगी की सताइश की और कहा कि वो चैलेंजों के जरिए शहरियों की रहनुमाई करते हैं और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। खिदमत के तईं इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी बहादुरी के हकीकी जज्बे की मजहर है। अजीम कुर्बानी देने वाले तमाम एहलकारों को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन। आज पुलिस मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क की हिफाजत में हमेशा साबिक कदम रहने के लिए तमाम पुलिस वालों की तारीफ की। किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती। और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद करने की कोशिश करने पर यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर दिफा ने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज इंफाल भारतीय बहरिया के हवाले कर दिया गया है। प्रोजेक्ट B-15 जुमरे का ये तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर मुल्क में तैयार किया गया अब तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसे मुकर्ररा वक्त से 4 माह कबल मुंबई में बहरिया के हवाले कर दिया। इसे देसी स्टील A249 DMR से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर और वजन 7,500 टन से ज्यादा है।
ये समुद्री इलाकों में मुतादिद मिशंस और कामों को मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। इसमें 312 अफराद सवार हो सकते हैं। इसकी गुंजाइश 4000 नॉटिकल मील है। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को हलाक कर दिया है। जाए हादसे से एक इंसास राइफल और एक भारी भरकम बंदूक भी बरामद की गई है। फौजियों को कोयलीबेड़ा के चिलप्रस और गोमा के करीब नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद डीआरजी सिपाहियों की एक टुकड़ी को मौके पर रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 83 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन से, साबिक रियासती बीजेपी सदर सतीश पुनिया को अंबेर से, तारानगर से राजेंद्र राठौर और नागौर से ज्योति मुर्दा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने पहली फहरिस्त में 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट, दिव्या मोदेरना, गोविंद सिंह डोडासारा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश और अशोक चंद्रा के नाम भी शामिल हैं। वजीर आला अशोक गहलोत सरदारपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं सचिन पायलट को टोंक से, ममता भूपेश को सकराई एससी से, देविया मोदेरना को ओसिया से मैदान में उतारा गया है। पहली फहरिस्त में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी ने इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा से खुद को दूर कर लिया है। टीएमसी ने पहले ही गैर रस्मी तौर पर इशारा किया था कि यह महुआ मोइत्रा का अपना मसला है। वज़ीर आला ममता बनर्जी की दरख्वास्त के बाद अडानी ने मगरबी बंगाल में बड़ी सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन महुआ मोइत्रा के मुसलसल अडानी हमलों की वजह से ममता बनर्जी की सूरत हाल बदस्तूर परेशान कुन बनी हुई है। महुआ के अलावा जवाहर सरकार भी टीएमसी की जानिब से अडानी मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ममता अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए महुआ से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी पहले ही बदउनवानी के कई इल्जामात से घिरी हुई है और कैश फॉर क्वेरी को पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे बड़ी बदउनवानी में से एक समझा जाता है। वहीं ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि टीएमसी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी यानी इस्तिसार के लिए रकम मामले में फंसी महुआ मोइत्रा को बीजेपी मुसलसल हदफ तनकीद बना रही है। इस मामले में बीजेपी के कौमी नायब सदर दिलीप घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ सीरियस कंप्लेन है। जो संसदीय परंपरा है, रीति नीति, उसको ताक में रख के जो राजनीति करते हैं, केवल ढंग करने के लिए, नाटक करने के लिए पार्लियामेंट को यूज करते हैं। कंप्लेन आया है, उसका पूरा छानबीन होनी चाहिए। बहुत संगीन कंप्लेन है ये। वहीं मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर सुकांता मुजुमदार ने भी कहा कि महुआ मोइत्रा पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा पर जो संगीन इल्जामात लगे हैं उनकी जांच करानी चाहिए। जो सामने आया है वो भयंकर चित्र है। अगर ऐसा हुआ है कि पैसे के कारण महुआ मोइत्रा ने ये सब किया है तो इसके इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा पर रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया है। सोशल मीडिया साइट पर अपने पैगाम में निशिकांत दुबे ने कहा कि एक रुकन पार्लियामेंट ने कुछ पैसों के लिए मुल्क की सलामती को गिरवी रखा। पार्लियामेंट आईडी दुबई से खोली गई। उस वक्त मुबैना तौर पर रुकन पार्लियामेंट भारत में ही थी। पूरी हुकूमत हिंद, मुल्क वज़ीर आज़म, महकमा ख़जाना, मरकज़ी एजेंसियाँ इस NIC पर हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन अब भी सियासत करना चाहते हैं? यह आवाम का फैसला है।
एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी रहनुमा के कत्ल पर रियासत के साबिक वजीर आला रमन सिंह ने कहा कि इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत की सूरत हाल मगरबी बंगाल की तरह हो गई है। इस वाक़े के लिए रमन सिंह ने रियासती हुकूमत और मकामी इंतजामिया को कसूरवार ठहराया। छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है, औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था। स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस लीडर कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेसी लीडरों ने नारेबाजी भी की। आइंदा असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही वहां पर पार्टी कारकुनों के दरमियान बाहमी रंजिशें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 230 असेंबली सीटों में से 229 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज महासप्तमी के मौके पर कोलकाता में 3 दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन किए। बीजेपी सदर ने कोलकाता में हावड़ा के बेलियस रोड, शोभा बाजार और न्यू मार्केट में बनाए गए दुर्गा पूजा मंडपों का दौरा करके आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम से खिताब भी किया। दुर्गा मां शक्ति स्वरूप है और उसे शक्ति लेकर के असुरी शक्तियां समाप्त हो और सुर वाली शक्तियां मजबूती से बंगाल के कल्याण में लगे, यह प्रार्थना मैंने आज मां दुर्गा के सामने की है। माध्यम से आशीर्वाद मांगूंगा कि पश्चिम बंगाल के लोग जो एक तरीके से दुनिया को, देश को दृष्टि देने में अग्रसर रहते हैं, ऐसी भूमि में जो असुरी शक्तियां हैं उसका समाप्ति हो और जो सुर शक्तियां हैं, जो अच्छी शक्तियां हैं, उनको ताकत प्रदान किया जाए ताकि समाज मंगलमय होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत टेक्स 2024 एक्सपो का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने सक्तोरी सिल्क की वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया। काबिल जिक्र है कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक एक्सपो चलेगा, जिसमें तकरीबन 40 ममालिक के 40,000 मंदुबीन और 3500 नुमाइशकार हिस्सा लेंगे। इस दौरान सेमिनार और इजलास, तालीमी इजलास, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद होगा। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के टेक्सटाइल सनत के पास बेपनाह इम्कानात हैं और इसे बैनुल-अक़वामी शनाख्त देने के लिए भारतीय हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। Our weavers will get an international global platform also through smart collaborations, and this is a globalized world where international engagement is going to determine the success, the future success of India. After all, that is the reason we are also going out to make agreements to increase our relationships with the rest of the world. But the rest of the world also sees India as the emerging strength, as the future. बहरे अरब में एक और साइक्लोनिक तूफान उठने का इम्कान है, जिसको तेज का नाम दिया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार को शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके ओमान के जुनूबी साहिलों और करीबी यमन की तरफ बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूबी मशरक़ी और जुनूब मगरबी बहरा अरब में दबाव का इलाका बना हुआ है। माहीगीरों को
जुनूब मगरबी बहर अरब में ना जाने की हिदायत की गई है। आज आज़ाद हिंद हुकूमत के क़याम की सालगिरह मनाई जा रही है। इस 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद हुकूमत कायम की। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि गैर मुल्की सरजमीन पर बनने वाली इस तंजीम ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी में किस तरह बड़ा किरदार अदा किया। 1942 में दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी और बरतानिया सिंगापुर को जापान से हार चुका था। हिंदुस्तानी फौजियों के एक हुजूम से खिताब करते हुए इंपीरियल जापानी फौज के मेजर फौजीवारा ने आज़ाद हिंद फौज के क़याम का मुतालबा किया। आज़ाद हिंद फौज जनूबी मशरक़ी एशिया में सिंगापुर में इंपीरियल जापान के ताउन से तश्कील दी गई। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के पहले कमांडर बने, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह और जापानियों के दरमियान इख्तलाफ की वजह से हिंदुस्तानी जंगी कैदियों के साथ कायम फौज बिखर गई। एक साल बाद 1943 में जनूब मशरक़ी एशिया में उनकी आमद के बाद सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में इसको दोबारा जिंदा किया गया। INA ने आज़ाद हिंद हुकूमत के तौर पर आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया और फ़ख्र के साथ नई हुकूमत के इंचार्ज बनकर खड़े हुए। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इंपीरियल जापानी अफवाज के साथ मिलकर कोहिमा और इम्फाल में कॉमनवेल्थ अफवाज और बरतानवी फौज के खिलाफ जंग की। अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस मुबैना तौर पर ताइवान में हवाई जहाज के हादसे में हलाक हो गए। वो USSR की तरफ जा रहे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए हिमायत हासिल कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद INA के 3 सरकर्दा अरकान शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढलवान पर बरतानवी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्ज़ाम आयद किया गया। हर एक के खिलाफ मुकदमा लाल किले में चलाया गया और इस मुकदमे ने खुद आज़ाद हिंद फौज को हिंदुस्तान में मकबूल बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। लाल किले में अवामी मुकदमे ने हिंदुस्तान में आज़ाद हिंद फौज की मकबूलियत और कबूलियत में बेहद इजाफा किया। लोगों में हुब्बुल वतनी की लहर उठने लगी। मुल्क के लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी को तहरीक बनने में बड़ा किरदार अदा किया। उर्वशी कपूर, DD न्यूज़। और आलमी खबरों में 2 हफ्तों के इंतजार के बाद गजा में इंसानी इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। मिस्र के साथ गजा की रफा क्रॉसिंग बिलाखिर आज खोल दी गई। इस मौके पर इंसानी इमदाद से भरे ट्रक गजा की सरहद में दाखिल होते देखे गए। बुध को अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके मिस्री हममनसब अब्दुल फताह सीसी के दरमियान फ़ोन पर बातचीत के बाद रफा क्रॉसिंग को खोलने पर इत्तिफाक किया गया। रफा की तस्वीर में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को सफ़ेद झंडों के साथ गजा की जानिब जाते हुए दिखाया गया है। काबिल ज़िक्र है कि रफा क्रॉसिंग को हमास के हाथों यरगुमाल बनाए गए 2 अमरीकी ख़वातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद खोल दिया गया था। अमरीका और मिस्र के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक यहाँ से सिर्फ 20 ट्रक तक जाने की इजाज़त होगी। बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदादी तंजीमों का कहना है कि गजा की सूरत हाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापस पहुँच गए हैं। 4 साल बैरून मुल्क रहने के बाद नवाज शरीफ आज से पहर इस्लामाबाद पहुँच गए। नवाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँचे तो साबिक़ वज़ीर कानून आज़म तारुड़ और मुस्लिम लीग नून के कई बड़े रहनुमा उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। नवाज शरीफ को अदालत ने 2018 में इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया था। 2019 में अदालत ने उन्हें जेल से ही इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। इसके बाद नवाज शरीफ गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान से बाहर रहे। अदालत से गिरफ्तारी की राहत मिलने के बाद वो वापस लौट आए हैं। और खेल की खबरों में ICC वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये हाई वोल्टेज मैच 22 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने तमाम 4 मैचों में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि न्यूजीलैंड बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर 4 मैचों में फतेह के साथ सरह फहरिस्त थे। अब तक दोनों टीमों के दरमियान कुल 116 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 50 और भारत ने 58 मैच जीते हैं। इसके अलावा 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और 1 मैच बराबर रहा, जबकि वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैच जीते और 3 में शिकस्त खाई।
2 बार की ओलंपिक मेडल याफ्ता पीवी सिंधु एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आ रही हैं। डेनमार्क ओपन 2023 में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल मैच में थाई खिलाड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आज के मैच में उनका मुकाबला कैरोलिना मार्लिन से होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।